नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे INIFS के सेकंड क्विजेज में। दोस्तों डेली बेसिस पर मैं आपको MCQs करवा रहा हूं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के MCQs को करवाया था। यूनिट 1, 2, 3, 4 यानी 4 यूनिट के MCQs को करवाया था, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देता हूं इस वीडियो के, ताकि आप जाकर उसको देखें। लगभग हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम लोग उसी सिलसिला को जारी रखते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का, आप लोग इच्छुक हैं कि मैं इस सेशन को जारी रखूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है, इनमें से कौन सा जो है मेजर टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दोस्तों सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप जो है इसे टाइम फ्रेम में काम कीजिए। क्या कहने का मतलब हुआ मेरा कि दोस्तों आप समय, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिया, पहले आप खुद सोचिए कि क्या सही जवाब है और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो का सबसे बेस्ट तरीके से फायदा उठा पाएंगे, समझे। चलिए सवाल है कि इनमें से कौन सा जो है एक मेजर टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सवाल है। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला कर रहा है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है सोशल और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको, क्या सही लगता है दोस्तों? नहीं पूछा गया है ना, तो सही जवाब है इसका सी, यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं माना जाता है। अब आप पूछेंगे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होता क्या क्या है, तो जैसे आपका स्कूल हो गया, जैसे आपका हॉस्पिटल्स हो गया, राइट, फिर आपके लाइब्रेरीज हो गए, स्कूल, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, लेकिन उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं माना जाता जिस तरह से रोड, ब्रिजेस और पावर प्लांट को माना जाता है। इसीलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा कि नहीं कहा गया है, तो हमको हमेशा ये इंश्योर करना है कि हम क्वेश्चन को सही से रीड करें, ठीक है। तो कौन सा जो है बेनिफिट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, बताइए क्या सही जवाब होगा? पहला कह रहा है इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा कह रहा है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, तीसरा कह रहा है इंक्रीज इंप्लॉयमेंट, चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव आर द बेनिफिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो दोस्तों क्या सही लगता है आपको? देखिए सही जवाब है इसका डी, यानी कि जितने भी है ना, चाहे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज भी होता है, कभी कभी लोगों का विस्थापन भी होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल भी होता है, लेकिन इन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत सारा पॉजिटिव बेनिफिट भी है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है, फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ये सभी फायदे ही हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा, ये क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जो है, आपको होपफुली देख पा रहे हो दोस्तों, मैं आपके लिए जूम कर देता हूं। इनमें से कौन सा जो है इंडिया ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या लगता है आपको, क्या सही लगता है, बताइए। तो ऑप्शन कर रहा है कि ऑप्शन ए कर रहा है आपका रेलवे एंड रेलवे स्टेशन, दूसरा कर रहा है सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड लॉजिस्टिक पार्ट, रोड एंड हाईवे। बताइए इंडिया ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड लॉजिस्टिक पार्ट। क्योंकि दोस्तों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्ट जो है ना, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का पार्ट है। गवर्नमेंट का कौन सा इनिशिएटिव? आर्थिक विकास का जो इनिशिएटिव है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो इनिशिएटिव है, लेकिन ये डायरेक्टली कंसिडर नहीं किए जाते हैं कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि आप जो, हमारे पास कम समय बच गया है, हमें बैंक भी जाना है, हमारे पास कम टाइम है, तो ऐसा कोई कोर्स है जिसको हम यदि फॉलो करें तो हमें पिन पॉइंटेड कंटेंट मिले, या यदि हम उतना पढ़ ले तो हमारा एग्जाम निकल जाए? तो दोस्तों बिल्कुल सही, आप सही जगह पे हैं। आपके लिए मैं एक कोर्स लाया हूं दोस्तों, जिसका आप नाम देख सकते हैं JIV कैप्सूल PDF। तो ये कैप्सूल PDF के कंटेंट को मैं एक बार आपको शो करता हूं। आप देख सकते हैं इसमें क्विक रिवीजन PDF है, चाहे आप चारों सब्जेक्ट को देख सकते हैं। PPV का है, जैसे मॉड्यूल वाइज रिवीजन PDF, कंप्लीट वन लाइनर, RBWM का भी देख सकते हैं, मॉड्यूल वाइज RBWM, ये सभी आपके वन लाइनर हैं। उसके अलावा AFM की आप देख सकते हैं क्विक रिवीजन PDF और वन लाइनर, और IFS का भी रिवीजन PDF और वन लाइनर है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको? सभी का क्विजेस मिल जाएंगे, यानी आप जो है क्विज जो है बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हैं इस कैप्सूल PDF के अंदर। तो फ्रेंड्स ये PDF इसलिए बनाया गया है कि आप क्विजेस जो है अपने ऑफिस में अटेम्प्ट करें, और जो वन लाइनर है PDF को पढ़ लें और क्विजेस अटेम्प्ट करें। क्विजेस मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, लगभग 100 क्विजेस हैं पर सब्जेक्ट, और प्रत्येक क्विज में 20 क्वेश्चन है, यानी आप समझ सकते हैं कि 2000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं एक सब्जेक्ट का, मोर देन एनफ है। तो PDF को पढ़ना है और क्विजेज अटेम्प्ट करना है, यही तो चाहिए हमें, अल्टीमेटली हमें यही तो करना है। तो यदि
यदि आप इस कोर्स में इच्छुक हैं तो बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया है इस कोर्स का। आपको मैं शो करता हूँ इस कोर्स का फी, जो कि आप देख सकते हैं 299 रुपीज़ है, यानी कि इसको आप 50% डिस्काउंट पे लगभग 150 में अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन सेक्शन में दोबारा वापस लौटते हैं। तो ये हमने अभी डिस्कस किया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लॉजिस्टिक पार्ट इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि हमारा करंट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी कितना है भारत में, जो कि रिपोर्ट किया गया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, सीपीसीबी के द्वारा। करंट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी लेवल भारत का कितना है ये बता दीजिए। 27.3%, 18.6%, 5.2%, 100%। सही जवाब है इसका 18.6%। देखिए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का जो करंट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो 27.3% है, जबकि सीवेज ट्रीटमेंट, देखिए कुछ डाटा को समझ लीजिए। करंट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है 27.3, एक्चुअली ये आंसर होगा, ठीक है। और सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी है 18.6%, ठीक है। और एडिशनल जो है 5.2% का कैपेसिटी जो है ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखने का। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि हमारा पीएम गति शक्ति का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है टू एक्सपेंड द नेशनल हाईवे नेटवर्क, टू इंप्लीमेंट मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क, टू इनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट मोडल ऑफ ट्रांसपोर्ट, टू इंप्रूव कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ रेलवे। बताइए दोस्तों, देखिए ये जो पीएम गति शक्ति है ना, इसका एम समझिए। पीएम गति शक्ति जो है इसका एम ये है कि हम बहुत सारी मिनिस्ट्री को एक साथ लाएं, जिसके अंदर मिनिस्ट्री के अंदर क्या क्या आएगा, रेलवे आएगा, फिर हमारा रोडवे आएगा, ठीक है, ताकि हम इंप्लीमेंट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को इंटीग्रेटेड और सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। इसका फोकस ये है कि हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड्स के बीच में कनेक्टिविटी को इंप्रूव करें, राइट। तो क्या सही लगता है जवाब, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, टू इनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाईलाइट ऑफ द पीएम गति शक्ति। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का सवाल मैंने आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है क्योंकि इसके अंदर 4 या 5 कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं। बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है सही कौन सा हाईलाइट नहीं है। पहला कह रहा है कि हमारा नेशनल हाईवे नेटवर्क का एक्सपेंशन हो गया है 25,000 किलोमीटर तक 2022-23 में। अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट एट 4 लोकेशन थ्रू पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। Implementation of the one station one product concept to support local business, manufacturing of 400 new generation वंदे भारत ट्रेन in the next 3 year। तो कौन सा हाईलाइट नहीं है पीएम गति शक्ति का, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन का जो पार्ट है वो पीएम गति शक्ति का पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट इनिशिएटिव है ताकि हम इन्हांस कर सके, राइट, दिस इज अ सेपरेट इनिशिएटिव टू इन्हांस द रेलवे टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, क्या नहीं है पार्ट, तो ऑप्शन डी नंबर सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका एम है कि हम अपग्रेड करें लिविंग कंडीशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इन द सेलेक्टेड सिटी इन इंडिया। तो यदि हमें सेलेक्टेड सिटी, भारत के सेलेक्टेड सिटी में लिविंग कंडीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, डेवलप करना है, तो कौन सा प्रोग्राम आता है। पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, पर्वतमाला, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रेजुमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत बोलते हैं। क्या लगता है आपको, क्या सही जवाब होगा इसका, तो बताइए। देखिए इसका सही जवाब है स्मार्ट सिटी मिशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। समझिए स्मार्ट सिटी मिशन एक मेजर अर्बन रिन्यूएबल प्रोग्राम है जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि हम लिविंग कंडीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें 100 सिटीज में, राइट, 100 सिटीज में लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सिटी को मॉडर्नाइज करें, हम कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है सिटीजन के लिए इंप्रूव करें। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा अर्बन और म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर से को किसे अर्बन या म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, विच इज रेफर्स टू एज अर्बन और म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला कह रहा है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय म्युनिसिपैलिटी, बी कह रहा है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स एज पार्क एंड लाइब्रेरी, सी कह रहा है मल्टी मोडल लॉजिस्टिक टर्मिनल फॉर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, डी कह रहा है रोपवे प्रोजेक्ट फॉर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जो हमारा अर्बन या म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसका मतलब कि हमारा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया जो कि म्युनिसिपैलिटी के द्वारा खरीदा जाता है और ऑपरेट किया जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, इसके अंदर हमारा रोडवे आ सकता है, इसके अंदर हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, ओके, इसके अंदर हमारा सीवेज सिस्टम आ सकता है। तो इसके अंदर कुछ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट भी आता है जैसे पार्क और लाइब्रेरी। लेकिन जो ये मल्टी मोडल लॉजिस्टिक टर्मिनल है ना कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का, ये स्पेसिफिकली पार्ट नहीं होता है हमारा अर्बन या म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो अर्बन और म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर में या तो एक हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम आएगा, एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम आएगा, एक रोपवे प्रोजेक्ट आएगा। दोस्तों यदि आप इच्छुक है एमसीक्यूज
क्वेश्चन बैंक के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन बैंक को अवेल करें आगामी जेईई एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों हमारे पास प्रत्येक सब्जेक्ट के 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज अवेलेबल है, जिसको यदि आप सही तरीके से कवर करते हैं, कम से कम 2 बार पढ़ लेते हैं, निश्चित रूप से 50 मार्क गारंटेड है आपका, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन लाए गए हैं। तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है सही तरीके से, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा जो है सोशल सेक्टर का कंपोनेंट नहीं है भारत का। पहला कह रहा है हेल्थ, दूसरा कह रहा है एजुकेशन, तीसरा कह रहा है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा कह रहा है पॉवर्टी रिडक्शन। तो किसका पॉइंट कह रहा है नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सोशल सेक्टर? क्या लगता है आपको? सही जवाब है इसका ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। समझने का प्रयास कीजिए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, अब आप पूछेंगे कि सोशल सेक्टर के अंदर आएगा तो क्या आएगा, तो इसके अंदर हमारा हेल्थ आएगा, इसके अंदर हमारा एजुकेशन आएगा, ठीक है, इसके अंदर हमारा पॉवर्टी रिडक्शन आएगा। हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, सैनिटेशन, हाउसिंग कंडीशन, ये सभी हमारे सोशल सेक्टर के पार्ट होते हैं। लेकिन यदि हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ द सोशल सेक्टर। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अगला सवाल है कि कौन सा प्रोग्राम है जिसका एम है कि हम अर्बन लिविंग कंडीशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के माध्यम से। बता सकते हैं दोस्तों किस प्रोग्राम का एम है अर्बन लिविंग कंडीशन को ट्रांसफॉर्म करना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के माध्यम से? ऑप्शन देखते हैं, पीएम गति शक्ति, स्मार्ट सिटीज मिशन, अटल मिशन फॉर रेजुमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या लगता है आपको, क्या सही आंसर है? दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो अटल मिशन है ना रेजुमिनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का, ये ज्वाइंटली प्लान किया गया, लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा, ताकि हम अर्बन लिविंग कंडीशन को ट्रांसफॉर्म कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के माध्यम से। इसका फोकस कहाँ पे है? इसका फोकस आता है हमारा बेसिक बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जैसे कि क्या क्या आ सकता है, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, सैनिटेशन प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, ग्रीन स्पेसेस प्रोवाइड करना। जहां तक बात करें हम लोग स्मार्ट सिटी मिशन की, देखिए दोस्तों यही खासियत है हमारे एमसीक्यू सेशन की कि मैं आपको केवल एक ही ऑप्शन बता के नहीं छोड़ता हूं, मैं आपको चारों ऑप्शन को बताता हूं, ताकि अगला सवाल यदि पूछा जाए तो आप क्या आंसर दे सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन का एम ये है कि हम जो हमारा जो सेलेक्टेड सिटीज़ है, 100 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें लिविंग कंडीशन को बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं। और सवाल है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए दोस्तों ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है, इसके वैल्यू पे जोर डालता है और कंजर्वेशन एफर्ट पे जोर डालता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, अमृत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा फैक्टर को हम लोग ईएसजी के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं? ईएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए ईएसजी के अंदर कौन सा फैक्टर कंसीडर नहीं किया जाता है? ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है इन्वायरमेंटल इफेक्ट, दूसरा कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा कह रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी, चौथा कह रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसका सही जवाब है गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी। समझने का प्रयास कीजिए। ईएसजी का मतलब कि 3 एसेंशियल फैक्टर जो कि हमारे बिजनेस या कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म और एथिकल इंपैक्ट को डिसाइड करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हर एक वो 3 एसेंशियल फैक्टर होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के, हमारे बिजनेस या कंपनी इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म और इथिकल इंपैक्ट को डिसाइड करते हैं। अब सवाल है कि ये 3 फैक्टर है कौन कौन से? तो पहला फैक्टर आता है हमारा ई का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, दूसरा फैक्टर आता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा फैक्टर आता है जी यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लेकिन जहां तक बात है गवर्नमेंट पॉलिसी की, तो गवर्नमेंट पॉलिसी को एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया है, इस ईएसजी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दोस्तों की पॉइंट क्या है कि आपको ईएसजी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ई से इन्वायरमेंटल, एस से सोशल और एच जी से होता है हमारा गवर्नेंस। क्लियर है? मोर स्पेसिफिकली बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जा रही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर चैलेंज टू द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम? दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने क्या कर रखा है अपने ऐप पे, इस प्रकार से मैंने क्विजेस डाल रखे हैं। लगभग 2000 क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में है, जिसको आप कहीं भी बैठे, ऑफिस में बैठे, घर बैठे, कहीं भी उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वो टाइम लिमिट के अंदर अटेम्प्ट करना होता है। सो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट ऑल दिस क्विजेस अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार, जितना बार चाहे उतना बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। You can WhatsApp me on this particular number shown on the screen and you can avail the mock test plan. So now let's come to the next question. इसमें पूछा जा रहा है आपसे, इनमें से कौन सा हमारा इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम का मेजर चैलेंज नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है इनएडिक्वेट फंडिंग, दूसरा कर रहा है लैक ऑफ स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर, तीसरा कर रहा है रूरल अर्बन डिवाइड इन हेल्थ केयर एक्सेस, चौथा कर रहा है ऑल द अबव। देखिए दोस्तों, जो हमारा भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि सबसे पहले तो फंडिंग इनएडिक्वेट है, दूसरा है कि हमारे पास स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, तीसरा है कि जो रूरल अर्बन डिवाइड है वो बड़ा फैक्टर है। तो देखिए इनएडिक्वेट फंडिंग सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारत गवर्नमेंट जो है ना, बहुत कम परसेंटेज अपने जीडीपी का हेल्थ केयर पे स्पेंड करती है, खर्च करती है।
एज कम्पेयर टू दूसरे डेवलप कंट्री। तो ये जो फंडिंग का लैक है ना, इस कारण से क्या हुआ है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी का शॉर्टेज हुआ है, इक्विपमेंट का शॉर्टेज हुआ है, सैलरी कम मिलता है हेल्थ केयर वर्कर को। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है कि स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर ना होना, देखिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर के शॉर्टेज है, नर्सेस के शॉर्टेज हैं, दूसरे हेल्थ केयर वर्कर के शॉर्टेज हैं, और ये शॉर्टेज बहुत सारे फैक्टर्स के कारण है, चाहे उन्हें कम सैलरी मिल रहा हो, चाहे उनका वर्किंग कंडीशन पुअर हो, चाहे उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही हो, और तीसरा कह रहा है रूरल अर्बन डिवाइड इन हेल्थ केयर एक्सेस। देखिए ये भी सबसे बड़ा चैलेंज है। जो भी लोग रूरल एरिया में रहते हैं, गांव के क्षेत्र में रहते हैं जो लोग, उनके पास जो है हेल्थ केयर सिस्टम का एक्सेस होता ही नहीं है, कम एक्सेस होता है एज कंपेयर टू जो लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। अब दोस्तों इसके पीछे बहुत सारा कारण है। सबसे पहला रीज़न ये है कि रूरल एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का नहीं होना। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों चैलेंज है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सबसे परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रीमाइस नहीं है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का भारत में? तो बहुत बढ़िया सवाल है। तो ऑप्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ फैमिली वेलफेयर सिस्टम इज वॉलंटरी, इंटीग्रेटेड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, IMCH। MCH का फॉर्म क्या होता है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इंटीग्रेटेड MCH एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज आर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टरलाइजेशन इज अ प्राइमरी मेथड ऑफ फर्टिलिटी मैनेजमेंट। क्या लगता है आपको, इनमें से कौन सा हमारे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का फंडामेंटल प्रीमाइस नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पे फोकस करना है। बता सकते हैं आप? देखिए दोस्तों, जो हमारा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है ना भारत में, इसका एम ये है कि हम हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट को मीट करें जनरल पब्लिक के बीच में। तो जो हमारा फंडामेंटल प्रीमाइस है, इसके अंदर क्या होता है कि हम फैमिली वेलफेयर को एक्सेप्ट करें, वॉलंटरली एक्सेप्ट करें। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो दूसरा क्या है कि हमारे पास प्रोविजन हो MCH का, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का, ठीक है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का। और तीसरा है कि इनका एक्सेस हमें इजीली हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो। समझे? तो स्टरलाइजेशन जो है एक मेथड है फर्टिलिटी मैनेजमेंट का, लेकिन ये प्राइमरी मेथड नहीं है जो कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के द्वारा इम्फेसाइज किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा इसका। समझ में आया दोस्तों? ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों के तीनों हमारे फंडामेंटल प्रीमाइस हैं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के भारत में। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पे सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कर रहा है हमारा स्किल्ड लेबर, ऑप्शन बी कर रहा है हमारा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन सी कर रहा है पब्लिक हेल्थ एजेंसी, ऑप्शन डी कर रहा है रूरल फैमिली वेलफेयर सेंटर। क्या लगता है आपको? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि स्किल्ड लेबर होते हैं, जैसे कि हमारे पब्लिक हेल्थ एजेंसीज होते हैं, जैसे कि हमारे इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, रिसर्च होते हैं, राइट। तो रूरल फैमिली वेलफेयर सेंटर जो है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के पार्ट है। ये जो लिखा गया है ना, रूरल फैमिली वेलफेयर सेंटर, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम, बट दे आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन एज द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है ना? तो ये हमारे हेल्थ केयर का कंपोनेंट नहीं माना जाता, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। कैसा लग रहा है आपको वीडियो? यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, यदि आपको हमारा एफर्ट लग रहा है कि हाँ कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन सो एज टू इनकरेज मी टू मेक मोर एंड मोर सच वीडियोज़। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, और इसका जो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेलबींग पे? बताइए क्या सही आंसर है। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन कर रहा है कि हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटी आर इंक्लूड। मैंने आपको पहले बता चुका है, ये बिल्कुल सही है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आर एसोसिएटेड विद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही है। ऑप्शन सी कर रहा है इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्रीजेज लेबर प्रोडक्टिविटी एंड सोसाइटी वेलफेयर, ये भी सही है। ऑप्शन डी कर रहा है कि द बजटेड स्पेंडिंग इन एजुकेशन सेक्टर इन 21-22 एक्सेप्टेड अकाउंटेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3.1% ऑफ GDP एंड 9.7% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये गलत है। देखिए, जो हमारा एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर था ना, ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? ध्यान दीजिएगा। पहला कर रहा है ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज द राइज इन द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमॉन्ग नेशन, बिल्कुल सही जवाब है। द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन डेट बैक टू 18th सेंचुरी, ये भी सही है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब ग्लोबलाइजेशन एज डेवलपमेंट टुवर्ड अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कैपिटल्स एंड गुड्स, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी कर रहा है द टर्म ग्लोबलाइजेशन वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन इंडिया विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 91-92। तो दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन जो है ये गलत है। जो टर्म ग्लोबलाइजेशन था ना, उसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991-92 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट पड़ा है भारत पे उसके रिगार्डिंग सही नहीं है। बताइए। पहला कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हैज कॉज्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी, पॉलिसी, प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर बिहेवियर। फिर दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि द एंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एरिया हैव प्रोपेल्ड द इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। ऑप्शन सी कर रहा है कि फॉलोइंग द 1991 रिफॉर्म द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज मच हायर। ऑप्शन डी कर रहा है ग्लोबलाइजेशन हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द कल्चर ऑफ इंडिया। क्या लगता है आपको? ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। ग्लोबलाइजेशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है कल्चर ऑफ इंडिया। मतलब कि कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का कोई, ये गलत है। कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट तो होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंज होता है इकोनॉमिक पॉलिसी में, प्रोडक्शन में और कंज्यूमर बिहेवियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गलत है रिगार्डिंग फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड द नीड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो बताइए फेयर ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है सभी को और इंश्योर करता है कि बेनिफिट को इक्वली शेयर किया जाए। ये तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन है। ऑप्शन बी कह रहा है कि गवर्नमेंट मेजर मस्ट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन इंक्लूडिंग वर्कर एंड प्रोटेक्ट देयर राइट एंड इंटाइटलमेंट। ये भी सही है, ये भी बिल्कुल फेयर ग्लोबलाइजेशन का यही मतलब होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि एड्रेसिंग द वांट्स एंड नीड्स ऑफ ऑल पीपल इज नॉट द कॉर्नर स्टोर। ये गलत है। देखिए फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, टेंजिबल बेनिफिट प्रोवाइड करे कंट्रीज के सभी लोगों को, ठीक है। उनके वांट्स क्या है, उनके नीड्स क्या है, वो एक कॉर्नर स्टोर होता है इक्विटेबल ग्लोबलाइजेशन के लिए। ऑप्शन डी हमारा परफेक्ट आंसर है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग द थ्रेटेंड रीइमर्जेंस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड शिफ्ट इन द व्यू पॉइंट टुवर्ड ग्लोबलाइजेशन। तो बताइए प्रोटेक्शनिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म हैज थ्री मेन फॉर्म, टैरिफ, इंपोर्ट कोटा एंड नॉन टैरिफ बैरियर। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म एम टू प्रोटेक्ट होम प्रोड्यूसर एंड वर्कर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। बिल्कुल सही। प्रोटेक्शनिज्म आया ही क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारे होम प्रोड्यूसर है और वर्कर है उनको फॉरेन कंपटीशन से हम बचा सकें। और कुछ इवेंट हुआ है जैसे कि ब्रेक्जिट हुआ है, यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट हुआ है, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। इस कारण से जो है ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस किया गया है। और जो लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है ये लिमिटेड रोल प्ले करता है टुवर्ड शिफ्ट टुवर्ड प्रोटेक्शनिज्म। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, यही सही ऑप्शन होगा हमारा। क्योंकि दोस्तों जो हमारा लिमिटेड रोल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का, वो क्रिटिकल फैक्टर होता है टुवर्ड द शिफ्ट टुवर्ड प्रोटेक्शनिज्म। ये क्रिटिकल फैक्टर है, यहाँ पे सपोर्टिव फैक्टर नहीं है ये। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा हमारा? सही होगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जो है ग्लोबलाइजेशन के और इसके इंपैक्ट के रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। पहला कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है सिग्निफिकेंट चेंज आया है भारत की आर्थिक नीति में, प्रोडक्शन में और कंज्यूमर बिहेवियर में। तो सही है, बिल्कुल चेंज आया है। फिर कह रहा है कि प्रोपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिलीव दैट इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कंट्री टू कैच अप टू द डेवलप वन थ्रू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग, डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी सही है। सी कह रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ट्रेड, प्राइस राइज एंड नेसेसिटी फॉर प्रोविजन ऑफ सब्सिडी। बिल्कुल सही है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड इवेंट सच एज ब्रेक्जिट, विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, द यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट, द रिसेंट कोविड-19 पैंडेमिक एंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आर द रीजन फॉर एडवोकेटिंग ग्लोबलाइजेशन। देखिए दोस्तों जो हमारे अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुए हैं ना, यही रीजन है हमारे ग्लोबलाइजेशन को ये करने के लिए। इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट इन इंडिया। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इम्पैक्ट के रिगार्डिंग कौन सा गलत स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द स्टेट एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। गलत है। ये स्टेटमेंट सही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है कि हम स्टेट के रोल को कम करें। फिर कह रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया हैव एम्ड एट द एक्सपेंडिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस। सी कर रहा है कि द रिफॉर्म इनिशिएटेड इन 1980s इन इंडिया सॉ सिग्निफिकेंट डीरेगुलेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर। तो दोस्तों देखिए कहा जा रहा है कि जो 1980s में जो चेंजेस आए ना उसमें डीरेगुलेशन को लिमिट किया गया और पार्शियल लिबरलाइजेशन किया गया कुछ ही हिस्से को प्रीवियस रेगुलेटरी सिस्टम का। तो जो ब्रॉडर स्कोप था वो 1990s में आया था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट कर रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया 1991। पहला कर रहा है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1991 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया इन रिस्पॉन्स टू फैक्टर्स सच एज एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड हाई गवर्नमेंट डेप्ट।
ऑप्शन बी कह रहा है द टर्म न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर्स टू द न्यू लिबरल पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1991 विद द मेन पिलर इज एलपीजी। ऑप्शन सी कर रहा है कि 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है इसका एम है कि हम हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करें और बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू को एड्रेस करें, एफडीआई को अट्रैक्ट करें। ऑप्शन डी कर रहा है कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है रिफॉर्म लाया 1991 के रिफॉर्म के द्वारा जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया इस कारण से पॉवर्टी बढ़ा और रिड्यूस किया सोशल इकोनॉमिक इंडिसेस एमंग कॉन्वेबल। ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। देखिए दोस्तों हुआ क्या कि इंडियन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि रिफॉर्म के द्वारा लाया गया इसके थ्रू पॉवर्टी बढ़ा नहीं, पॉवर्टी घटा, राइट, पॉवर्टी घटा। और क्या हुआ इस कारण से जो है सारे सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी में पॉवर्टी घटा, कैपेसिटी बढ़ा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल आउटपुट में और सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस बढ़ा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे यहाँ पे सही होगा, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सही है, गलत है ऑप्शन। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक चेंज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द एलपीजी। 1991 और एलपीजी के द्वारा जो हमारे भारत में आर्थिक नीतियों में बदलाव आई उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्या लगता है बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि लिबरलाइजेशन एम टू रिलैक्स ट्रेड रेगुलेशन एंड ओपन इकोनॉमिक फ्रंटियर फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर एंड मल्टीनेशनल, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व लिमिटिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इन्वाइटिंग मोर फॉरेन पार्टिसिपेशन एंड एफडीआई फ्लो फॉर हेल्दी कॉम्पिटिशन, ये भी सही है। ग्लोबलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर टू द इंडियाज इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इनकरेज एफडीआई एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1980 में आया उसके कारण था पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट रिजल्टिंग इन राइजिंग क्राइसिस एक्सटर्नल डेब्ट, ये गलत है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर था 1990 से पहले इनके पास कंट्रोल इंटरेस्ट रेट था, सिग्निफिकेंट प्री एग्जम्पशन था, रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट एंड एक्सटेंसिव माइक्रो रेगुलेशन। कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है ना आपसे, ठीक है। ऑप्शन ये तो सही है, बिल्कुल सही है। फिर बी कह रहा है कि द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का जो गोल था वो था कि हम एक एफिशिएंट कॉम्पिटिटिव और स्टेबल फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करें, ये भी सही है। कुछ कमेटी थे, चक्रवर्ती कमेटी, नरसिम्हन कमेटी 1, पद्मनाभन कमेटी, वर्मा कमेटी, आर एच खान कमेटी, ये भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म प्राइमरी फोकस था कि हम कॉम्पिटिशन इन्हांसिंग मेजर्स को इनिशिएट करें। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे भारत में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आया उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो भारत का फाइनेंशियल सेक्टर था 1990 से पहले इसमें इंटरेस्ट रेट कंट्रोल था, प्री एम्पशन था आपका रिसोर्सेज का गवर्नमेंट के द्वारा और एक्सटेंसिव माइक्रो रेगुलेशन था। क्या लगता है आपको। तो ये तो सही लग रहा है क्योंकि कंट्रोल इंटरेस्ट रेट था, डीरेगुलेशन तो बाद में हुआ ना। फिर कह रहे हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का जो गोल था वो ये था कि एफिशिएंट कॉम्पिटिटिव और स्टेबल फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करें, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे कमिटीज थे, चक्रवर्ती, नरसिम्हन कमेटी 1, पद्मनाभन कमेटी, वर्मा कमेटी, आर एच खान कमेटी, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म प्राइमरली फोकस ऑन इम्प्लीमेंटिंग कॉम्पिटिशन इनहांसिंग मेजर्स, ऑगमेंटिंग द रोल ऑफ मार्केट फोर्स एंड इंट्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल मेजर्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ लोक अदालत एंड डेब्ट रिकवरी, ये गलत है। देखिए दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म था ना इसके अंदर बहुत सारे मेजर्स लिए गए, जैसे कि फेज इंप्लीमेंटेशन हुआ प्रूडेंशियल मेजर्स का, कॉम्पिटिशन इनहांसिंग मेजर हुआ, मार्केट फोर्स रोल ऑगमेंटेशन हुआ, इंस्टीट्यूशनल और लीगल मेजर्स लाए गए, सुपरवाइजरी मेजर्स लाए गए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है रिगार्डिंग द 1990। इसको मैंने आपको पहले बता दिया है, कोई जरूरी नहीं है बार बार डिस्कस करना है कि क्वेश्चन को। हाँ, पहला जो फेज था हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सो फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो बताइए ऑप्शन ए कह रहा है कि द नरसिम्हन कमेटी 1 हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिबिल्ड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कमर्शियल बैंक एंड मेक देयर फंक्शनिंग एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल। तो ये सही है स्टेटमेंट है। बी कह रहा है कि द न्यू गाइडलाइन इशूड बाय द आरबीआई इन फरवरी 1992 फोकस्ड ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, एम्फसाइजिंग क्रेडिट रिस्क एंड रिकवरी मैनेजमेंट, ये भी सही है। पहला फेज जो था इसके अंदर कुछ मेजर्स लिए गए जैसे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फिर डीरेगुलेशन ऑफ लैंडिंग रेट एंड क्रेडिट डिलीवरी, ये भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि जो सेकंड फेज रिफॉर्म का था इसके अंदर डीआरटी के कंसेप्ट को लाया गया, एम्फसाइज किया गया कि हम
नए प्राइवेट बैंक का एंट्री हो और मर्जर और एमलगमेशन का हो। देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। जो हमारा डीआरटी का एस्टेब्लिशमेंट था वो एक रिफॉर्म का पार्ट था जो कि फर्स्ट फेज के दौरान हुआ था, ना कि सेकंड फेज के दौरान। यहाँ पे क्या कर रहा है ये सेकंड फेज, ये सेकंड फेज जो लिख दिया इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, तो सेकेंड फेज में कुछ और मेजर्स थे लेकिन इसके अंदर डीआरटी का इंट्रोडक्शन नहीं था, तो ये हमारा पहला फेज में ही था। राइट, तो हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का बहुत सारा फेज है, पहला फेज में ही डीआरटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला सवाल है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग द सेकंड फेज ऑफ बैंकिंग। आप देखिए सेकंड फेज पे आ जाइए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है भारत में, इसको स्टैब्लिश किया गया 1998 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हन टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म एंड चार्ट अ प्रोग्राम फॉर फर्दर रिफॉर्म। सही है। द सेकंड फेज ऑफ रिफॉर्म इंक्लूडेड माइलस्टोन सच एज डीरेगुलेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है फोकस ऑन द लिक्विडिटी मैनेजमेंट। और सी क्या कर रहा है, सी कर रहा है हमारा कि जो प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स है बैंकिंग सेक्टर में उस कारण से क्या हुआ, उसके अंदर हमारा फेज इंप्लीमेंटेशन होता है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस टू लोअर द ओवरऑल क्वालिटी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, द ग्रेडेड अप्रोच ऑफ बैंक लाइसेंसिंग एंड द क्रिएशन ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक इन इंडिया वेयर अनाउंस इन द यूनियन बजट 2020-2014 एज अ पार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है कि ये जो अनाउंसमेंट थे ना, ये यूनियन बजट 2014 में लाए गए थे, जो कि हमारे टाइम लाइन सेकंड फेज ऑफ रिफॉर्म से अलाइन नहीं करता है। सेकंड फेज ऑफ रिफॉर्म जो था नरसिम्हन कमेटी का, वो 1998 में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, और तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत, क्योंकि यहाँ पे यूनियन बजट 2014 की बात हो रही है यार, वो हमारा सेकंड फेज आया था 1998 में। हाँ, कौन सा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द कंपटीशन एंड सुपरवाइजरी रिफॉर्म इन द बैंकिंग सेक्टर। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन सर्व एज एपेक्स सुपरवाइजरी अथॉरिटी फॉर कमर्शियल बैंक। बताइए सही है कि गलत है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन भी कर रहा है कैमल, सी फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, फुल फॉर्म याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, ए फॉर एसेट क्वालिटी, एम फॉर मैनेजमेंट एंड ई फॉर कैमल। समझ में आया? कैमल सुपरवाइजरी रेटिंग वाज इंप्लीमेंटेड अलॉन्ग विद द ट्रांजिशन टू रिस्क बेस्ड सुपरविजन। ऑप्शन सी कर रहा है कि द रिकास्टिंग ऑफ द रोल ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू इंटरनल ऑडिट वेयर द पार्ट ऑफ सुपरवाइजरी रिफॉर्म। ऑप्शन डी कर रहा है द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड पब्लिक सेक्टर बैंक ऑपरेशनल ऑटोनॉमी एंड लोअर्ड पब्लिक ओनरशिप थ्रू रिफॉर्म मेजर दैट अलॉट देम टू 49% ऑफ द पेड अप कैपिटल फ्रॉम द स्टॉक। क्या सही नहीं है बताइए? तो ऑप्शन डी सही नहीं है। देखिए, बताया जा रहा है कि जो रिफॉर्म था उसका एम ये था कि हम ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को बढ़ाएं पब्लिक सेक्टर बैंक को, और पब्लिक ओनरशिप कम करें, उन्हें परमिट करें कि वो कैपिटल ऑब्टेन करें स्टॉक मार्केट से। ठीक है, तो ये 49% जो कर रहा है वो कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है रिगार्डिंग द मार्केट एंड इंस्टीट्यूशनल लीगल रिफॉर्म इन द बैंकिंग सेक्टर। मार्केट रिफॉर्म, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मार्केट रिफॉर्म इंक्लूड द रिमूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट रेट मेजर, रिडक्शन ऑफ सीआरआर एसएलआर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्योर इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। क्या लगता है आपको, ये सही है कि गलत है? मार्केट रिफॉर्म में आएगा, बिल्कुल आएगा। ऑप्शन भी कर रहा है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इंक्लूड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोक अदालत, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू फैसिलिटेट फास्टर रिकवरी एंड रिस्ट्रक्चरिंग। ये भी सही है। ऑप्शन सी कर रहा है कि द सार्फेसी एक्ट एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट वेयर इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट क्रेडिटर इंटरेस्ट। ये भी सही है। ऑप्शन डी कर रहा है कि जो बैंकिंग ओम्बड्समैन था उसको 1995 में इस्टेब्लिश किया गया ताकि क्विक और लो कॉस्ट वेन्यू मिल सके बैंक क्लाइंट को ग्रीवेंस को रिड्रेस करने में। दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बताया जा रहा है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन 1995 में आया था। राइट, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म था फॉर रिजॉल्विंग कंज्यूमर कंप्लेन रिलेटेड बैंक इन इंडिया। इनमें से कौन सा कथन गलत है टेक्नोलॉजी रिफॉर्म के रिगार्डिंग। पहला कह रहा है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के अंदर इन्फिनिट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ फाइनेंशियल सेक्टर कम्युनिकेशन बैकबोन के रूप में, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन भी कह रहा है कि एटीएम का यूजेस जो है एटीएम के माध्यम से, कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग के माध्यम से बैंक। ओके, सो द रोल ऑफ इंडियन बैंक। ऑप्शन सी कर रहा है कि जो आईटी विजन डॉक्यूमेंट था 2011-17 का, इसमें रोड मैप आया था इंक्रीज आईटी यूजेज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री डेवलप बाय हाई लेवल कमिटी चेयर्ड बाय केसी चक्रवर्ती। क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी कर रहा है कि जो डिजिटल इंडिया रिवॉल्यूशन था कैटलाइज हुआ पीएमजेडीवाई
KYC UPI, इस कारण से क्या हुआ कि कैश से कैश बैलेंस का क्रिएट हुआ। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन MCQ सेशन का। होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा। और भी कुछ क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं फेरा फेमा से रिलेटेड, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।